हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कल हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था, आज हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखनी है। एंड इस टॉपिक से मैंने कल भी कहा था कि एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कल मैंने कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे। देखो, मैंने आपको कहा था कि अगर आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। और सपोज करोगे अगर आपको ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया, मतलब आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, और जब उनका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऑफकोर्स दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करें, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हों। तो उनके लिए, तीनों के लिए एक अलग अलग कंडीशन थी। ठीक है, दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग कब होगी? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और ये आपको पता होगा कि a1 और a2 जो है ये कोफिशिएंट है x के। क्लियर? b1 और b2 जो है ये कोफिशिएंट है y के, दोनों इक्वेशन के लिए मैंने। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब ये है कि जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है वो उनका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? दूसरी कंडीशन मैंने ये कहा था कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। क्लियर? और तीसरी इक्वेशन थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब ये है कि वो जो दोनों लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। और मैंने आपको कहा था कि जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है उनका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो मैंने आपको कहा था इनका यूनिक सोल्यूशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उनका यूनिक सोल्यूशन होता है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वो पहले उस वीडियो को देख लेना। अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइंस पे लाई करेगा। और तीसरी कंडीशन जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, दो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। तो दो लाइंस जब कोइंसिडेंट होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? देखो ना, जब दो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो जो पॉइंट एक लाइन पे लाई करेगा वो दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिकली करेगा। तो इसका मतलब उसके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो दोनों लाइन पे लाई करेंगे। इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे उसके। तो इस कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो ये तीन कंडीशंस है, याद रखनी है आपको। बस अगर ये याद है तो क्वेश्चन आपको इजी से सॉल्व, मतलब इजी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसने कि वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो, मैंने आपको कल कहा था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वर्ड आए, समझ लेना ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी गई है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको ये बताना है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हैज ए यूनिक सोल्यूशन। मतलब आपको बताना है कि के की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है, जिससे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। यूनिक सोल्यूशन का कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो दोनों लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। तो देखो, उसने यूनिक सोल्यूशन बोल दिया ना कि इन दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है? कब होता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन फॉलो होती है तो क्या होता है कि यूनिक सोल्यूशन होता है। अब देखो यहाँ पे a1 क्या है? a1 मैंने आपको कहा था a1 है कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू है k। a2 यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन देखनी है आपने और x का कोफिशिएंट देखना है, वो है 6। बीच में लिखना है नॉट इक्वल टू। b1 है y का कोफिशिएंट, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है। इसको सॉल्व करो, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, k इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3। बट आप सोच रहे होंगे कि हमने तो k की वैल्यू ढूंढनी थी, यहाँ पे तो k की मतलब वैल्यू नहीं आई। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 3 वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर? अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 3। इसका मतलब ये हुआ, आप कोई भी यहाँ पे k की वैल्यू रखोगे तो ये दोनों जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये हमेशा यूनिक सोल्यूशन देंगे, बट एक कंडीशन पे नहीं देंगे, जब आप k की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे। तो बस जिस हिसाब से अब आंसर होंगे आपके, आप मार्क कर लीजिएगा। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला, आपको वो k की वैल्यू बतानी थी जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। तो मैंने आपको कहा कि यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको वो कंडीशन याद रखनी है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और मैंने आपको कहा कि a1 a2 जो है ये x के कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, b1/b2 है ये y के कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में। बस आपने इन कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करनी है, और जो यहाँ पे वैल्यू आई है k इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे k 3 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। बाकी k की वैल्यू आप कुछ भी रखो, जो आंसर आएगा मतलब
वो क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन जाने की एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा, और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है, क्लियर। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपको दो इक्वेशन दी गई है, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिए हैं उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई हुई है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इनके जो x के कोफिशिएंट है और जो y के कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट्स हैं, इनकी अगर रेशियो बराबर आती है तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हमने लिख दिया। और ये कहां से लिखा, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि ऐसी k की वैल्यू आपको ढूंढ के लानी जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपको दिए हैं इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तभी हो सकते हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आए। क्लियर। अब देखो a1 क्या है, मैंने कहा था कि x का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में, और दूसरी वाली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है पहली वाली इक्वेशन में, b2 जो है वो y का कोफिशिएंट है दूसरी वाली इक्वेशन में, तो वो है k। क्लियर। c, देखो जब कभी भी आपको ये बेसिकली ये C1 C2 की वैल्यू पुट करनी है ना, तो इसको हमेशा ना राइट साइड पे 0 बना लेना। क्लियर। ऐसे कुछ में फर्क पड़ जाएगा, क्लियर, और कुछ इक्वेशंस में फर्क नहीं पड़ता है, बट चलो आप फिर भी राइट साइड पे हमेशा 0 बना लेना। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया -5 और यहाँ पे आ गया -10। वैसे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना था, माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल होना था। अब देखो यहाँ पे 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 5/10। क्लियर। अब देखो अगर मैं 2 1 2 2 2 4, आपको पता ही कर जाता है, और ये 5 1 ये 5 2, आप देख पा रहे होंगे कि ये 1/2 की रेशो बन रही है। क्लियर। ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसका मतलब इसको भी 1/2 होना चाहिए। तो इसको ये 1/2 कब हो सकता है, देखो यहाँ पे 3 है, तो k की वैल्यू में क्या रखूं कि ये 1/2 बन जाए, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मेरे को 6 रखना पड़ेगा, तो यहाँ से 6 k की वैल्यू आ गई 6, तो इसका आंसर होगा ये। तो अगर आप ऐसा नहीं सोच पाते तो कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 5/10, ये चीज लिखी हुई थी। आपको पता है ये तीनों आपस में इक्वल है, तो आप किसी भी दो को ले लीजिए, इसको लेना है इसको ले लीजिए, इन दोनों को लेना है दोनों को ले लीजिए। क्लियर। और यहाँ से वैल्यू निकालिए, देखो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और k की वैल्यू यहाँ के आगे 6। ठीक है। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला करना है। तो बस आपको ये ढूंढना है कि दिया क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिए, यूनिक सॉल्यूशन दिया, ये नो सॉल्यूशन दिया। बस अगर आपको ये पता चल गया तो आप ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है, ये बस ये अगर आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चन इजी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको वो k की वैल्यू ढूंढ के लानी है जिसके लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है उसका नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन मतलब आप उन इक्वेशन को सॉल्व ना कर पाए। क्लियर। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए। क्लियर। जब दो इक्वेशंस आपको दी गई हो और उसका अगर नो सॉल्यूशन हो, मतलब वो सॉल्व नहीं होती हो, तो उसके लिए ये कंडीशन होती है। तो आप देखो आपके लिए आपको वो k की वैल्यू ढूंढ के लानी है जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसका नो सॉल्यूशन आए। तो देखो यहाँ पे a1 कितना है, और सबसे पहली बात मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी जाए तो उनको जनरल फॉर्म में बनाना, जाने की राइट साइड पे हमेशा 0 बनाना। तो इस केस में राइट साइड पे 0 नहीं है, तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे 0 बना देता हूँ। क्लियर। इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कुछ इक्वेशंस में, सब में नहीं पड़ता बट कुछ इक्वेशंस में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। क्लियर। तो देखो a1 यहाँ पे दिया हुआ है 1, और a2 यहाँ पे दिया है 3, b1 यहाँ पे दिया है 2, और b2 यहाँ पे दिया है k, और इज नॉट इक्वल टू c1 यहाँ पे दिया है -5, और c2 यहाँ पे दिया है 15। क्लियर। अब देखो आपको k की वैल्यू ढूंढ के लानी है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ले लो। 1/3 इज इक्वल टू 2/k, देखो 1/3 किसके बराबर है, 2/k के, तो ये कब हो सकता है, देखो यहाँ पे 1/3 बनाना है आपको, तो मैं k की वैल्यू क्या रखूं कि ये 1/3 बन जाए, तो 6 रखूंगा, तभी जाके 2 1s and 2 3s 6 होगा। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना था तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि k को 1 से मल्टीप्लाई कर लें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो k की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6। मतलब ये 6 अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे वो सॉल्व नहीं होगी, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। क्लियर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो पहली वाली जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो है x + 2
y इक्वल टू 5। क्लियर। और दूसरी वाली इक्वेशन जो हमें दी है वो है 3x प्लस, मैं आप k की वैल्यू यहां पे 6 पुट करने वाला हूं, 6y इक्वल टू -15। क्लियर। अब देखो, अगर आप सेकंड वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो यहां पे आएगा x 2y इक्वल टू -15 और ये कट जाएगा तो बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू -5। ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखो, एक इक्वेशन है मेरे पास ये वाली और एक ये है ये वाली। ठीक है। अब इसको मैंने काटा क्यों? क्योंकि मुझे सामने दिख रहा था कि ये इसका एक तरह का डबल है, देखो सॉरी ट्रिपल है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो इक्वेशन रिड्यूस होगी। जब इक्वेशन रिड्यूस होगी तो सॉल्व करना इजी रहता है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, मुझे कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं है इसी इन इक्वेशंस में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट बराबर है दोनों के, एक्स के भी और वाई के भी। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। अगर आपको इनको करना होगा सब्ट्रैक्ट तो साइन करने पड़ेंगे चेंज। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे आएगा माइनस। अब आप देखोगे कि ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साइन था प्लस, इसका साइन था नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो गया? 0। अब सिमिलरली इसका साइन था +2y और इसका था -2y, तो +2y -2y क्या हो गया? 0 और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? -10। तो मुझे बताओ, यहाँ पे 0 इक्वल टू -10 आया, मतलब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, x और y की वैल्यू जिससे हमें निकालनी थी, वो x और y ही कैंसिल हो गए। तो अगर वो ही कैंसिल हो गए तो उसका क्या सोल्यूशन आएगा? नहीं आएगा। ये कहने का मतलब होता है नो सोल्यूशन। ठीक है। नो सोल्यूशन जाने की उसकी कोई x और y की वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर। आपसे पूछा जा सकता है कि वो के की वैल्यू ढूंढ के लाओ जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सोल्यूशन होगा, या वो के की वैल्यू ढूंढ के लाओ जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैंने आपको एक एक करके बता। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। देखो क्या बोल रहा है कि am इज नॉट इक्वल टू bl। अगर am इज नॉट इक्वल टू bl तो बताओ कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है वो क्या होगा? उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, उसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, या सोल्यूशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बोली हुई है? am इज नॉट इक्वल टू bl। क्लियर। इस कंडीशन को परे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। क्लियर। अब देखो, ये वाली जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन कब होगा? इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा जब al दैट इज a अपॉन l जब इक्वल नहीं होगा b अपॉन m के। क्लियर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दी गई है इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा? अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ यूनिक सोल्यूशन पे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहला ऑप्शन देखा यूनिक सोल्यूशन, इसलिए मैंने बोला कि इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा। तो इसका यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब a अपॉन l और b अपॉन m इक्वल नहीं होंगे। तो मैंने देखा कि a अपॉन l इज नॉट इक्वल टू b अपॉन m, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा am इज नॉट इक्वल टू bl। तो यहाँ पे मुझे यही कंडीशन तो दी हुई है कि अगर am इज नॉट इक्वल टू bl तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे? तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब जो हमें कंडीशन दी हुई है, क्लियर, उसके हिसाब से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, क्लियर, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना जो आपको गिवन हो। क्लियर। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है और आपको क्या करना है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी निकालने हैं कंडीशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए भी निकालना है और नो सॉल्यूशन के लिए भी निकालना है, और देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है गिवन कंडीशन के साथ। जो मैच कर रहा होगा उसका वही सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मैंने यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकाला और देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही मैच कर गया, इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे अगर ये कंडीशन होगी तो am इज नॉट इक्वल टू bl। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से बी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है और आगे इसने बोला है कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो। देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा था यहाँ तो आपको इस तरह से एग्जाम में आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नो सोल्यूशन दिया होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन दिए होंगे या यूनिक सोल्यूशन दिया होगा। यहाँ तो आपको दिया होगा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्लियर। सो प्लीज जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट पहली वाली जाके वीडियो देखना। क्लियर। सो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो ट्राइंगल है, ठीक है,
जो ट्राइंगल बनेगा इस लाइन से, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने लाइन दी हुई है आपको x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे लाइन कैसे, देखो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, क्लियर। तो जिसमें 2 वेरिएबल यूज हुए होते हैं उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्योंकि इनकी जो पावर है वो भी 1 है। तो आपको मैंने कहा था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आता है स्ट्रेट लाइन। तो इसने बोला है कि ये स्ट्रेट लाइन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएगी तो उसका एरिया क्या होगा, क्लियर। तो ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर अटेम्प्ट करना। अगर आप कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूंगा। सो आज इतना ही रखते हैं, और इनका जो आंसर है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।